हेलो गाइस, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो जैसे कि आपने डिमांड किया था इस सब्जेक्ट के एक्सप्लेनेशन को लेके, तो हम आपके लिए इसका एक्सप्लेनेशन लेके आए। होप आपको पसंद आएगा। कोई डाउट होगा तो आप पूछ सकते हो, बट ठीक है, हम शुरू करते हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले करते हैं ब्लॉक 1, जिसका है अंडरस्टैंडिंग एजुकेशन एज अ प्रैक्टिस, उसका यूनिट 1। ठीक है, जिसका नाम है एजुकेशन एज एन एरिया ऑफ प्रैक्टिस। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। तो इंट्रोडक्शन में ओवरऑल एजुकेशन क्या है उसके बारे में बताया हुआ है। जैसे कि उसमें ये बताया हुआ है कि एजुकेशन का मतलब है ना, जब भी हम नॉलेज को एक्वायर करते हैं, कि ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज लेते हैं एंड इनफैक्ट नए आइडियाज़ को एक्सप्लोर करते हैं, पुराने आइडियाज़ पे काम करते हैं कि उसमें क्या लूप होल्स थी, उसमें क्या प्रॉब्लम्स थी, और नई नई चीज़ें ना, लाइक जो भी हमारे वैल्यूज़ है या फिर नए स्किल्स को सीखना, हमारी एटीट्यूड, या फिर हम फ्यूचर के लिए कैसे प्रिपेयर कर सकते किसी को। तो ओवरऑल एजुकेशन ये सारी चीज़ें कवर अप करती है। ठीक है, ये ना एक सोसाइटी की जो फ्यूचर बिल्ड होती है ना, जो फ्यूचर को स्ट्रॉन्ग बनाने का काम करती है और उसके डेवलपमेंट पे काम करती है, कि हर इंडिविजुअल का ओवरऑल डेवलपमेंट हो सके ताकि वो सोसाइटी के लिए बेनिफिशियल हो। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज ट्रांसलेटिंग फिलोसॉफिकल, सोशियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल इनटू प्रैक्टिसेस। अब इसका मतलब इसमें यह बताया गया कि एजुकेशन का मतलब सिर्फ लर्निंग नहीं होता, कि सिर्फ आपने सीख लिया सिर्फ वो नहीं होता। जब आप उस लर्निंग को अप्लाई करते हो ना रियल लाइफ में, तो उसको रियल एजुकेशन बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला टॉपिक इसमें है एजुकेशन एंड फिलोसफी, दोनों को रिलेट किया हुआ है। तो ये बताया हुआ कि फिलोसफी का मतलब है ना, जो भी थ्योरेटिकल चीज़ें होती है ना, फॉर सपोज हम कोई थ्योरी दे देते हैं ना कि हार्डवर्क बहुत ज़रूरी है। अब हार्डवर्क बहुत ज़रूरी है एक थ्योरी होगा, राइट, लेकिन जब हम उसको प्रैक्टिस में लाते हैं कि सच में हार्डवर्क करते हैं और लाइफ में कुछ अचीव करते हैं, तो उसको एजुकेशन बोलेंगे। ठीक है, तो ये दोनों कनेक्टेड है कि फिलोसफी में हम थ्योरेटिकल एस्पेक्ट देते हैं, और फिर जब एजुकेशन की बात करते हैं तो वो एक टूल की तरह काम करता है, जिससे हम उसे अचीव करते हैं, उस रोल को, उस गोल को अचीव करते हैं, सॉरी। देन आते हैं एजुकेशन एंड सोशियोलॉजी पे। ठीक है, तो एजुकेशन ना एक सोशियोलॉजी की तरह, सोशियोलॉजी के फील्ड में इसलिए भी काम करती है क्योंकि आपको पता होगा कि एक एजुकेटेड बंदा, ठीक है, द रियल एजुकेशन, मैं उसकी बात नहीं कर रही कि सिर्फ डिग्री लेके बाकी लाइफ को लेके कोई नॉलेज नहीं है, नहीं, मैं ओवरऑल एजुकेशन की बात कर रही हूँ। जब ओवरऑल एजुकेशन होता है ना, तो वो सोसाइटी को बिल्डअप करता है, बेटर मतलब इन्हांस करता है चीज़ों को। ठीक है, बेटर अपॉर्चुनिटी दे के, नई सोशल चेंजेस ला के, डेवलपमेंट ला के पूरी सोसाइटी में, तो ये सारी चीज़ें। ठीक है, अब इसमें ना हम सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल सारे कंटेक्स्ट को कवर अप करते हैं, कि सारी फील्ड में जब बढ़ोतरी होती है ना, जब इंक्रीज़ होती है, बेटरमेंट आती है, तो उसको बोलते हैं एजुकेशन एंड सोशियोलॉजी, की इस तरीके से कनेक्टेड होती है। ठीक है, मतलब वो सोशल क्या बोलते हैं, चेंज लेके आती है इन अ बेटर वे। देन आते हैं एजुकेशन एंड साइकोलॉजी पे। अब आपको साइकोलॉजी का बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो इतना तो पता है कि साइकोलॉजी का मतलब ही होता है कि जब हम किसी के बिहेवियर, किसी का मेंटल स्ट्रेंथ, किसी की थिंकिंग पे जज करते हैं, मतलब उसके बेसिस पे तय करते हैं कि क्या है, तो वो उसको मतलब साइकोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, तो इस यहाँ पे भी ना यही मतलब है कि जब हम किसी को एजुकेट कर रहे हैं ना, तो बहुत ज़रूरी है कि हम उनकी साइकोलॉजी वेलबींग पे फोकस करें, कि वो किस तरीके से सोचते हैं, जो लर्नर्स का या फिर जो भी टीचर्स है जो उनको सिखा रहे हैं, उनका बिहेवियर कैसा है, दोनों का रिलेशन कैसा है, एक दूसरे के साथ कोऑपरेट कर पा रहे हैं या नहीं, ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो इसमें भी ना हम लर्नर के ओवरऑल डेवलपमेंट या फिर ग्रोथ की बात कर रहे होते हैं, कि सारी मतलब पूरे तरीके से, चाहे वो बिहेवियरल हो या फिर जो भी एकेडमिक हो, ये सारे ना मतलब को रिलेट करें एक दूसरे से। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज़ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन। अब इसमें ये बताया गया ना कि एजुकेशन क्योंकि एक की पिलर की तरह काम करती है, कि बहुत इंपॉर्टेंट पिलर है सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए, तो इसलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी अगर हम देखें ना, तो जो हाल फिलहाल, इवन हाल फिलहाल नहीं, काफ़ी टाइम से चले आ रहा है, बट रिसेंट में ज़्यादा चेंजेस आई है उसमें। कई सारे पॉलिसीज़, कई सारे इनोवेशंस, कई सारे प्रोविज़न और ऑब्लिगेशंस वगैरह भी लगाए गए, चेंज किए गए सारी चीज़ों को, ताकि जो भी हमारा ड्रॉप आउट रेट्स था, अगर आप पहले के टाइम में देखो ना, तो स्पेशली गर्ल चाइल्ड का, मैं ऐसा नहीं बोलूँगी बॉयज़ का नहीं होता था, बट गर्ल चाइल्ड का सबसे ज़्यादा हम देखते थे कि ड्रॉप आउट रेट्स बहुत ज़्यादा था। किसी ने सिर्फ क्लास 5 क्लास 6 तक पढ़ा है, देन उसने ड्रॉप आउट ले लिया, देन किसी ने सिर्फ क्लास 10 पढ़ा है एंड देन उसने कर लिया। तो ये सारी चीज़ें थी, काफ़ी ज़्यादा थी, लेकिन फिर जब से प्रोविज़न आए तो चीज़ें इम्प्रूव हुई है, कई सारी चीज़ें आपने देखा होगा ना, लाइक
मतलब आज अब मैं ना बिहार में रहती हूँ, ठीक है। तो बिहार में ऐसा रूल है कि अगर आप 10th कंप्लीट कर लेते हो देन आप एज अ गर्ल चाइल्ड, मतलब जो गर्ल्स को मिलते हैं ना वो 10,000 मिलते हैं, देन उसके बाद भी 12 कंप्लीट कर लो तो 25,000, ये सारे पैसे देते हैं, ठीक है। बाकी स्टेट का आई हैव नो आइडिया, तो मैं कमेंट नहीं करूँगी, बट ऐसी ना कई सारी स्कॉलरशिप स्कीम्स है जो लड़कियों के लिए स्पेशली बनाई गई है ताकि हम ड्रॉप आउट रेट्स को रिड्यूस कर सकें, ठीक है। तो ये सारी चेंजेस कॉन्स्टिट्यूशन में की गई है, ठीक है। और हम ये भी देखें तो राइट टू एजुकेशन वगैरह भी इम्प्रूव की गई है, जैसे कि बहुत सारे प्रोविज़न की अगर हम बात करें तो सबसे पहला राइट टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, जो कि कंपल्सन हो गया है आजकल, जो कि आर्टिकल 45 में भी है। तो ये भी, देन राइट टू एजुकेशन, एजुकेशन फॉर विमेन, प्रमोशन ऑफ एजुकेशन एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट, मतलब जो ST SC और OBC वाले कैंडिडेट के लिए उनका एजुकेशन किस तरीके से प्रमोट करनी है। इवन रिलीजियस एजुकेशन, जो माइनॉरिटीज़ के एजुकेशन होते हैं, जो भी प्रोटेक्शन की बात करते हैं, मतलब जो कि प्रोटेक्शन जो माइनॉरिटीज़ की एजुकेशन इसलिए लाई गई है ताकि उनको भी उनका हक मिल सके, उन्हें ये फील ना हो कि उन्हें पीछे छोड़ दिया गया है, ठीक है। देन राइट ऑफ माइनॉरिटीज़, ताकि वो एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को एस्टेब्लिश कर सके, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें ना लाई गई है कॉन्स्टिट्यूशन में ताकि वो बेटरमेंट ला सकें। देन अगर हम राइट टू एजुकेशन जो कि 2009 में ऐड हुई थी उसकी बात करें, टेक्स्ट बुक में मैं दिखा देती हूँ आपको, वेट, हाँ ये रही है, ठीक है। तो अगर हम इसके की पॉइंट्स की बात करें ना कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें कंपलसरी की गई है जो 2009 में बनाई गई थी, तो सबसे पहले तो ये कि सारे बच्चे जो कि 6 से 14 साल के एज में रहते हैं उनको फ्री और कंपलसरी एजुकेशन मिलेगा, उन्हें पैसे पे नहीं करने पड़ेंगे, उन्हें कंपलसरी है, उन्हें लेना ही है, ठीक है। देन दूसरी चीज़ है कि जो भी प्राइवेट स्कूल है उसमें 25% स्टूडेंट्स के लिए ना रिजर्व सीट होंगे जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होगी। मतलब इवन प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में ऐसा नहीं है कि आप फ्रीली नहीं पढ़ सकते हो, 25% आपको देनी पड़ेंगे स्टूडेंट के लिए और गवर्नमेंट फंडिंग देगी आपको इसके लिए, ठीक है। एंड देन थर्ड चीज़ कि कोई भी स्कूल ना किसी भी चाइल्ड को अगर एडमिट कर रही है तो वो अलग से डोनेशन या कोई भी फीस अलग से नहीं ले सकती एक्स्ट्रा, ठीक है, अपार्ट फ्रॉम द मेन वन। एंड देन कोई भी चाइल्ड को आप फिजिकल पनिशमेंट या मेंटल हैरेसमेंट नहीं दे सकते। ये तो थोड़ा रिसेंट में आया हुआ है, हम कह सकते हैं। मतलब पहले के टाइम पे तो बच्चे को बहुत टॉर्चर करते थे, बहुत मारते थे, लाइक अभी के टाइम पे तो मार भी नहीं सकते, केस कर देते कई बार, हाँ मतलब होती है थोड़ी बहुत, बट सीवियर नहीं हो सकती, ठीक है। तो ये चीज़ें भी लाई गई हैं। एंड देन कोई भी चाइल्ड जो कि एलिमेंट्री एजुकेशन, मतलब जो भी क्लास 8 के पहले की एजुकेशन अगर वो कंप्लीट कर लेता है तो उसे एक सर्टिफिकेट दिया जाना चाहिए। कोई एक फिक्स स्टूडेंट रेशियो भी बनाया गया है कि मतलब ऐसा ये चीज़ें फॉलो तो नहीं होती, आपको पता है प्रोविज़न कई सारे होते हैं, बट एक सेट किया गया है कि आपको फॉलो करना पड़ेगा, मतलब ऑन मतलब क्या बोलते हैं फॉर्मल ग्राउंड, ठीक है, कि 30 स्टूडेंट पे एक टीचर कंपलसरी है, मतलब हर 30 स्टूडेंट पे एक टीचर होना चाहिए। और जो भी टीचर है ना उसके पास प्रोफेशनल डिग्री होना चाहिए, ऐसे नहीं किसी को भी टीचर बना ले, प्रोफेशनल डिग्री होना चाहिए टीचिंग में 5 ईयर्स का, जब से ये कमेंस हुई है। इवन जो भी स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर है ना वो जब तक उसका रिकॉग्निशन कैंसिल हो जाएगा अगर उसकी इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छी नहीं है, मतलब वो बहुत अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। एंड द स्कूल को ना मतलब अगर वो ये सारे एक्ट को, मतलब जो भी RTI का जो भी एक्ट ये रूल्स लाई गए अगर वो फॉलो नहीं करती है तो उसे पेनल्टी भी भरनी पड़ेंगी, ये सारी चीज़ें भी बताई गई है, ठीक है। तो ओवरऑल ये था हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी सारी चीज़ें हैं, ठीक है। अब आते हैं हम करिकुलम कंस्ट्रक्शन एंड ट्रांजैक्शन पे, जो कि नेक्स्ट टॉपिक है। अब इसका मतलब है कि जब भी कोई एक स्कूल की अगर हम बात करें ना, तो जैसे कि जो भी स्कूल ना बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी रूल्स को मतलब प्लान करती है ना कि मतलब इस तरीके से होगा, इस तरीके से हमें इन्हें इस टाइम पे एग्ज़ाम कंडक्ट करवाना है, इस टाइम पे स्पोर्ट्स कंडक्ट करवाना है, इस टाइम पे अलग से चीज़ें कंडक्ट करवाना है। तो ये सारी चीज़ें जो पूरी एस्पेक्ट होती है ना उसको कैरिकुलम बोलते हैं, ठीक है, जो पूरा ओवरऑल रूल होता है ना एक स्कूल का। और अब ये सिलेबस से थोड़ा अलग है, बिकॉज सिलेबस का मतलब होता है जो भी टॉपिक या जिस कंसेप्ट पे आपको पढ़ाया जाएगा ना, मतलब टीचर्स के थ्रू, उसको सिलेबस बोलते हैं कि मतलब आपको ये टॉपिक ये सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा, तो दैट इज़ सिलेबस। और अगर आप ओवरऑल की बात करते हो कि स्कूल में क्या सारी चीज़ें होती हैं, स्पोर्ट्स भी होते हैं, राइट, एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ भी होते हैं, तो ये सारी चीज़ें आ जाएगा करिकुलम के अंदर में। अब ये करिकुलम इसलिए भी इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये एजुकेशन को और ज़्यादा बिल्डअप करते हैं, एनहांस करती है, मतलब सिर्फ थ्योरेटिकली नहीं, इन अ रियल एस्पेक्ट कि बच्चे अलग चीज़ें भी सीख पा रहे हैं प्रैक्टिकली, ठीक है। आजकल तो काफ़ी फोकस कर रहे हैं इस पर, पहले उतना नहीं करते थे, बट आजकल काफ़ी चीज़ें सही है, तो ये बहुत
अच्छी चीज़ है, ठीक है। अब आते हैं उसी के अंदर की एक टॉपिक, दैट इज़ करिकुलम कंस्ट्रक्शन के ऊपर। तो इसका मतलब इसके अंदर ना 3 मेजर फाउंडेशन है जिस पे हम काम करते हैं, दैट इज़ फिलोसॉफिकल, सोशियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल, ठीक है। अब अगर हम फिलोसॉफिकल गाइड की बात करें तो वो ना एक ऐसा है ना जो वैल्यू सिस्टम की तरह काम करती है। जैसे कि जो भी सब्जेक्ट मैटर की बात करो, आप किस तरीके से बच्चों को पढ़ाओगे या फिर लर्निंग का असेसमेंट किस तरीके से हो रहा है, ये इस चीज़ पे काम करता है, ठीक है। फिलोसॉफी बनाता है, ठीक है। इनफैक्ट जो भी प्रॉब्लम सॉल्विंग होती है, जो भी रीजनिंग, इंक्वायरी या फिर मेंटल स्किल को बेटर कैसे करना है, इम्प्रूव कैसे करना है, ये इस चीज़ पे काम कर रही होती है, ठीक है। एंड देन अगर हम दूसरी दैट इज़ सोशियोलॉजिकल फाउंडेशन की बात करें तो ये इन्फ्लुएंस करती है जो भी सोशल मिलियम, मतलब जो भी हमारा सोसाइटी में जो भी कल्चर है, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है, उस चीज़ को बेटर करने के लिए काम करती है। एक इंडिविजुअल को प्रिपेयर करती है कि आगे आने वाले सोसाइटी के जो भी रोल्स है, ठीक है, उसको वो बेटर कर सके। जो भी सोशल एनवायरनमेंट है, चाहे किसी की इंटरेस्ट की बात हो, नीड्स की बात हो, एटीट्यूड, बिलीफ सिस्टम जो लर्नर्स का होता है, उसको बिल्डअप करती है ताकि वो एक मतलब सोशली प्रिपेयर हो सके, ठीक है। तीसरी है साइकोलॉजिकल फाउंडेशन। अब ये एम्फेसाइज करता है कि किस तरीके से बच्चे को पढ़ाया जाए कि वो बेटर, मतलब उसका जो माइंड होता है ना और बिहेवियर, उस पर हम काम करते हैं। हर बच्चे का ना एक अलग मेंटालिटी होती है, एक अलग बिहेवियर होती है, जिससे ना मतलब उसके वो चीज़ पता होना बहुत ज़रूरी है ताकि हम उसको उसी के तरीके से पढ़ा सकें और वो सीख पाए उससे, ठीक है। बिकॉज हम बहुत ज़्यादा अगर फॉर्मल हो जाते हैं ना कई बार हम चीज़ें ना, तो बच्चों की मेंटालिटी हमें समझ नहीं आती कि उन्हें एक्चुअल में क्या चाहिए, ठीक है। तो वो समझना बहुत ज़रूरी है ताकि आप उनको बेटर से बेटर चीज़ें सिखा सको, ठीक है। तो वो रिलेशनशिप, इवन रिलेशनशिप पे काम करती है। वो रिलेशनशिप नहीं जो तुम लोग का कॉलेज में चलता है। आई एम सेइंग कि जो टीचर्स और स्टूडेंट के बीच जो रिलेशनशिप होती है ना, उसको बेटर करने के लिए कि थोड़ा सा फ्रैंक हो सके, मतलब फ्रैंक इन द सेंस कि इतना नहीं कि कोई भी कुछ भी बोल रहा है, फ्रैंक इन द सेंस कि सामने वाला समझ पा रहा है, अंडरस्टैंड कर पा रहा है आपकी प्रॉब्लम, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है। और आप खुल के बता पा रहे हो अपनी प्रॉब्लम, तो ये चीज़ों पे भी काम करती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइक मेरे को तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें लगती है, ये चीज़ बिल्ड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। देन आ जाते हैं दूसरे पे, दैट इज़ अप्रोचेस टू करिकुलम ट्रांजैक्शन, ठीक है। अब अप्रोचेस टू करिकुलम ट्रांजैक्शन में के अंदर में ये आते हैं ना कि जब भी हम किसी भी मतलब अगर हम जो प्लान करते हैं, ठीक है, उसको इफेक्टिव और ऑर्गेनाइज तरीके से करते हैं ना, ताकि हम ओवरऑल इवैल्यूएशन पे काम कर सकें, मतलब जो भी स्टूडेंट है उसके एनहांसमेंट पे काम कर सकें। मतलब करिकुलम को जो भी हमारे स्कूल्स के, जो भी कॉलेजेस के जो नियम बनाए जाते हैं, उसको ओवरऑल इस तरीके से बिल्ड कर सके ताकि हम एनहांस कर सकें स्टूडेंट्स के स्किल्स को, ठीक है। अब इसके अंदर में आती है कि हम किस प्रॉपर प्लानिंग करें, हमारे पास जो थॉट्स है ना उसकी क्लैरिटी हो कि हम क्लियर है चीज़ों को लेके, हमारे पास टीम वर्क है, हमारे पास बैरियर फ्री कम्युनिकेशन है कि लोग कम्युनिकेट ईजिली कर पा रहे, बैरियर नहीं है उसमें, ठीक है। इनफैक्ट जो भी काम हो चुका है उसका रिव्यू करना, वेरियस जो भी प्रॉब्लम्स आती है एजुकेशन में लर्नर्स को, उसको टाइम टू टाइम सॉल्व करना, उसको एड्रेस करना, टाइम मैनेजमेंट सिखाना, और जो भी हमारी बैकअप प्लानिंग होती है, इन सारी चीज़ों पे काम करती है, ठीक है। अगर हम ट्रेडिशनल अप्रोच की बात करते हैं, मतलब जो पहले के टाइम पे चलता था, वो ना एक सब्जेक्ट सेंटर्ड या तो टीचर सेंटर था। मतलब या तो हम सब्जेक्ट पे फोकस करते थे कि सब्जेक्ट बहुत अच्छे से सिखाना है, या तो टीचर्स के कि भाई टीचर जैसा पढ़ा रहा है वही पढ़ना है, ठीक है। लेकिन अगर हम नए अप्रोचेस की बात करें ना, तो जो नए अप्रोच में बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि सबसे पहला है एक्टिविटी सेंटर पे हम काम करते हैं, ठीक है। मतलब इसके अंदर में ये होता है ना कि जो भी लर्नर्स होती है उनको एंगेज किया जाता है, उनको मतलब ऐसी एक्टिविटीज़ के साथ उनको जोड़ा जाता है जो कि मीनिंगफुल हो, डिज़ायरेबल हो उनके लिए, वो सीख सके कुछ नया, ठीक है। लाइक एक्सपेरिमेंटल चीज़ें जो कि लेबोरेटरी वर्क बोल सकते हैं, फील्ड वर्क बोल सकते हैं, ये सारी चीज़ें। दूसरा है चाइल्ड और लर्नर सेंटर्ड। अब चाइल्ड या लर्नर सेंटर में ना हम प्रायोरिटी लर्नर को देते हैं, ना कि टीचर को, ठीक है, ताकि हम मतलब हम उनके नीड्स पे फोकस करते हैं, हम उनके ओवरऑल डेवलपमेंट पे फोकस करते हैं, बेसिकली हम बोल सकते हैं उनके साइकोलॉजी पे फोकस करते हैं, ठीक है, ताकि उनका साइकोलॉजिकल फाउंडेशन सही हो सके, उनका स्टाइल क्या है, उनका इंटरेस्ट क्या है, उनके पोटेंशियल क्या है, इस सारी चीज़ों में उस पर, ठीक है। थर्ड चीज़ है इस इंटीग्रेटेड करिकुलम। अब इसमें ये ना कि ये सब्जेक्ट सेंटर के साथ साथ लर्नर सेंटर और एक्टिविटी सेंटर भी है, ठीक है, मतलब तीनों को कंबाइन करके। अब इसके अंदर में ऐसा होता है ना कि ये ब्रॉडर पर्सपेक्टिव है, मतलब हम सब चीज़ों पे फोकस करते हैं कि आपको सब्जेक्ट
सब्जेक्ट वाइज भी, सब्जेक्ट सेंटर में जो चीज़ें होती है आप सब्जेक्ट वाइज भी सिखा रहे हो, टीचर के पर्सपेक्टिव भी ले रहे हो, एक्टिविटी पे भी फोकस कर रहे हो, चाइल्ड के बिल्डअप या उनकी मेंटालिटी पे भी फोकस कर रहे हो, जो कि बहुत ईजी बना देता है चीज़ों को अडाप्ट करने के लिए, ठीक है। अब आते हैं होलिस्टिक करिकुलम पे। अब इसके अंदर पे हम प्रमोट करते हैं कि जो भी हमारे स्टूडेंट्स हैं ना वो हाई लेवल ऑफ थिंकिंग ला सके, मतलब खुद से एक्सप्लोर कर सके अपनी सराउंडिंग्स को, खुद से समझे, किसी भी प्रॉब्लम को वो खुद सॉल्व कर पाए, इतनी डेवलपमेंट होनी चाहिए, ठीक है। फॉर सपोज जो भी हम एक्टिविटी देते हैं ना प्रोजेक्ट वगैरह में, कि आपके पास ये एक्टिविटी है कि आप सनरेज़ का जो हमारे बचपन में होता था कि हमें ना शैडो चेक करने को बोलते थे कि 12 बजे कौन सा शैडो कितना, मतलब कहाँ पे हो रहा है, किस एंगल पे है, उसको मेज़र करके दिखाओ, तो ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो ये बिल्ड करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ना मतलब खुद से प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, खुद से सीख रहे हो, खुद में ट्राई करके, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब आते हैं रिसर्च एट द माइक्रो एंड मैक्रो लेवल, ठीक है। अब जो रिसर्च होती है ना वो इन्फ्लुएंस करती है एजुकेशनल पॉलिसी को, मतलब एजुकेशनल जो भी पॉलिसीज़ होती है, फिर जो भी हम क्लासरूम में करते हैं, जो हमारा मतलब नए नॉलेज है, ये सारी चीज़ों को इन्फ्लुएंस बेटर करने पे काम करती है। अब अगर हम माइक्रो लेवल की बात करें, ठीक है, तो उसमें हम जो भी जो भी चीज़ें होती है ना, एक इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में जो सारी प्रॉब्लम्स, जो चैलेंजेस आती है उस पर फोकस करते हैं। लेकिन जब हम मैक्रो लेवल की बात करते हैं ना तो पूरा सिस्टमेटिक लेवल पे बात करते हैं कि ओवरऑल एजुकेशन सिस्टम को हम काउंट अप करेंगे, ठीक है। तो ना रिसर्च ना हमारे नॉलेज में ना एडअप का काम करती है, मतलब हमारे पास थोड़ी बहुत नॉलेज है, फॉर सपोज फिलोसॉफिकल नॉलेज, उस चीज़ को और बेटर कैसे बनाना है, रियल प्रॉब्लम्स के साथ कैसे कनेक्ट करना है, वो उस चीज़ पे काम करती है, ठीक है, रिसर्च। तो एक जैसे कि हमें कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, तो उसे समझना है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट एक्सप्लोर करना सोल्यूशन को, कि एक प्रॉब्लम के कितने सोल्यूशन हो सकते हैं, किस तरीके से हम इसको देख सकते हैं, ये सारी चीज़ें भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये डेवलपमेंट हमारी करिकुलम के डेवलपमेंट में काम करता है, इक्विटेबिलिटी लाता है ताकि हम अपॉर्चुनिटी सबको प्रोवाइड कर सकें, डाइवर्सिटी को कैसे समझना है, इनफैक्ट हमारी जो भी लर्निंग की जो टूल्स होती है ना उसको कैसे इम्प्रूव करना है, कि मतलब फॉर सपोज हम पहले एक चीज़ें यूज़ करते थे कि बच्चे को पढ़ा रहे हैं, देन टाइम टू टाइम सीसी टेस्ट, जो टेस्ट वगैरह होते हैं ना वो ले रहे हैं, तो उसको कैसे इम्प्रूव करना है ताकि बच्चों को इंटरेस्ट भी आए और आप उनको सिखा भी पा रहे हो प्रॉपर वे में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों पे भी काम करते हैं हम, ठीक है। अब आते हैं क्वालिटेटिव रिसर्च पे। क्वालिटेटिव का मतलब है ना जो भी नॉन न्यूमेरिक होता है ना, जैसे कि आप एक्सपीरियंसेस की बात करो, ऑब्जर्वेशंस की बात करो, ऑडियो वीडियो बुक्स वगैरह, ये सारी चीज़ें जब आप देख के और प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करते हो ना, ये सारी चीज़ों को माइंड में रख के, तो उसको क्वालिटेटिव रिसर्च बोलते हैं। वाइल अगर हम क्वांटिटेटिव की बात कर रहे हैं तो वो क्वांटिफाइड होगा, जैसे कि आप बोल सकते हो आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों पे ऐसा फोकस कर रहे हो एंड उनकी चीज़ें कि आप किस तरीके से वो कोरिलेट कर पाते हैं चीज़ों को ना, ये बहुत ज़रूरी है कि जिसको हम क्वांटिफाइड नंबर में काउंट कर सकते हैं ना, दैट इज़ कॉल्ड क्वांटिटेटिव, ठीक है। अब रिसर्च है ना मिक्स मेथड यूज़ करते हैं, मतलब वो दोनों यूज़ करते हैं, क्वालिटेटिव भी क्वान्टिटेटिव भी, ताकि हम ओवरऑल पे काम कर सकें, ठीक है। तो ये जो दो ब्रॉड लेवल ऑफ इंक्वायरी की अगर हम बात करें, पहले बात कर लेते हैं माइक्रो लेवल रिसर्च पे। अब इसके अंदर में ऐसा होता है ना कि जो भी स्कूल या कॉलेजेस है ना उसके लेवल पे, मतलब उसी के लेवल, माइक्रो है तो ऑब्वियसली हम एक इंस्टीट्यूशन की बात करते हैं, तो उसके लेवल पे जो भी प्रॉब्लम या चैलेंजेस आते हैं उसको एग्जामाइन करते हैं पहले, देन रिसर्चर ना पर्टिकुलर क्लास या ग्रुप में जाएगा ताकि वो उनकी जो भी डे टू डे स्कूल की जो प्रैक्टिसेस होती है, उनकी क्या इंस्ट्रक्शन, उनकी इंटरेक्शन किस तरीके से होती है, उन पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, क्या प्रॉब्लम्स आती है, ये सारी चीज़ें एनालाइज करेगा, ठीक है। लेकिन जब हम मैक्रो लेवल की बात करते हैं ना तो यहाँ पे रिसर्चर एक स्टेट या फिर नेशनल लेवल पे काम करती है, ठीक है, ताकि वो पॉलिटिकल सोशल ये सारी चीज़ें ना मतलब वो कर सके कि किस तरीके से हमारी पॉलिटिकल आस्पेक्ट या फिर सोशल आस्पेक्ट हमारी स्कूल की मतलब एजुकेशन पे अफेक्ट करती है, ठीक है, किस तरीके से प्रायोरिटाइज करनी है। लाइक गवर्नमेंट हम देखते हैं ना कई सारे अलग अलग गवर्नमेंट आती है तो उनके अलग रूल्स आते हैं, इनफैक्ट आप जिस सोसाइटी से बिलोंग करते हो उसके अकॉर्डिंग भी आपका बिहेवियर चेंज होता है एजुकेशन को लेके, कि आप किस फैमिली से बिलोंग करते हो, क्या सोसाइटल बैकग्राउंड है आपका, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो मैक्रो लेवल पे हम ये सारी चीज़ों पे काम करते हैं, ठीक है, कि आपका क्या कंट्रीब्यूशन है, क्या चीज़ आपने फेस करी हुई है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। अब तीसरी चीज़ है चैलेंजेस ऑफ रिसर्च इन कंटेम्प्रेरी एजुकेशन सिस्टम, ठीक है।
इसमें ये बताया गया है ना कि अगर रिसर्च कंडक्ट करवाना ना बहुत ही चैलेंजिंग होता है, इतना आसान नहीं होता जितना बोलने में आसान होता है कि रिसर्च ही तो करना है, जाके पूछना ही तो है या ध्यान ही तो देना है, बट नहीं, वो बहुत टफ चीज़ें होती है। इनफैक्ट अगर हम पॉलिटिकल नेचर की बात करें तो सबसे ज़्यादा ये टफ होती है, बिकॉज जब एक पब्लिक एजुकेशन की बात करते हैं ना, तो वो क्योंकि गवर्नमेंट के थ्रू होती है, तो उसके पीछे का जो हिडन एजेंडा होता है ना किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का, उसको ना तो हम क्रिटिसाइज़ कर, मतलब हमें पता नहीं होता कि एक्चुअली क्या है, ठीक है। तो वो ना उस चीज़ को और ज़्यादा डिफ़िकल्ट या टफ़ बना देती है। अब दूसरी जो चैलेंजेस आती है वो कि बायसेस का लेके आती है, कि बायस्ड हो जाते हैं कई बार, कि नहीं आप इसको एजुकेशन पे फोकस करोगे उस पे, तो ये सारी चीज़ें भी आती है, ठीक है, बहुत बड़ा। इवन एथिक्स का भी जो भी होता है ना, आप एक्सपीरियंसेस की बात करते हो रियलिटी में, ये सारी चीज़ें मतलब बहुत बड़ा चैलेंज है कि आप किस तरीके से हैंडल करते हो दोनों को। और इवन कई सारी फील्ड होती है ना जो एक्सप्लोर्ड ही नहीं हुई, लाइक हमें पता ही नहीं है उसके बारे में, ठीक है, कि क्या प्रॉब्लम्स है, क्या स्ट्रगल है, ठीक है। तो ये नया नया जोड़ने, बिल्कुल एक नया ही रास्ता होता है जिसका हमें नहीं पता होता, ठीक है। तो ये चीज़ें भी बहुत इंपॉर्टेंट है ध्यान में रखना। तो ना ओवरऑल पूरे इस बुक में ना यही थी, यहाँ तक ही मैंने ना, अब आप ये मत सोचना कि मैंने पूरा एक एक पॉइंट्स बुक का कवर किया होगा। मैंने आपको जो हर टॉपिक में जो मेन पॉइंट्स है ना वो आपको बताया, ताकि आपको ओवरऑल आइडिया मिल सके कि इस चैप्टर में आपको पढ़ाया क्या गया है, ठीक है। और आगे भी जितने चैप्टर्स आएंगे ना वो ऐसे ही आएंगे। आई होप आपको फॉर्मेट पसंद आ रहा होगा, बिकॉज अगर मैं एक एक लाइन को पढ़ के बुक से देन एक्सप्लेन करूँगी ना, बहुत लंबा ड्यूरेशन हो जाएगा और आप बोर हो जाओगे, मेरे को इतना पता है, ठीक है। मैं खुद स्टूडेंट रह चुकी हूँ, मेरे को पता है। तो इसलिए मैंने सोचा जितना पॉसिबल है मेरे से कि सही तरीके से कर पाऊँ, तो वो मैंने कर दिया है। हाँ, अगर आपको कोई भी डाउट होता है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। आई होप आपको पसंद आया हो, ना आया हो तो प्लीज़ यार बता देना कुछ अगर प्रॉब्लम है तो, ताकि हम उसमें मतलब बेटरमेंट ला सकें। ओब्वियसली वी आर ओपन टू डैट, इतना तो होना चाहिए। तो हम ठीक कर लेंगे अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो। बाकी आपको ये नोट्स का PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। आई होप आपने ज्वाइन कर लिया होगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।